आज का आपका टॉपिक है अनडू इन्फ्लुएंस। अभी हम इससे पहले अपना फ्री कंसेंट में कोवर्सन के बारे में जान के चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियो क्लास मैं बना चुकी हूँ। आज हम अनडू इन्फ्लुएंस के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने अपने लेक्चर में यह जाना था कि जो पार्टीज़ होती हैं उनकी कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर पार्टीज़ की कंसेंट कोवर्सन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक पर बेस होती है तो ऐसी कंसेंट को हम फ्री कंसेंट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं और इसका रिजल्ट यह होता है कि ऐसा एग्रीमेंट वॉइडेबल माना जाता है। आज का आपका टॉपिक है अनडू इन्फ्लुएंस, जिसके बारे में इसी एक्ट के सेक्शन 16 में बताया गया है। मैं अनडू इन्फ्लुएंस को समझाऊं उससे पहले एक बार इसकी आप लैंग्वेज देखिए। वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच डेट वन ऑफ द पार्टीज इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। यहाँ बहुत क्लियर करा गया है कि अगर कोई मामला अनडू इन्फ्लुएंस के तहत तब माना जाएगा या फिर तब ऐसा माना जाएगा कि जो पार्टीज़ हैं उनकी कंसेंट अनडू इन्फ्लुएंस के तहत ली गई है, जब वहाँ पर दोनों पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन में होगी और इसी के साथ में ही जो पार्टी डोमिनेट पोजीशन में है उसने अदर पार्टी का अनफेयर एडवांटेज लिया है। ये लैंग्वेज देखिए लिख रही है, यूज दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। बहुत जनरल सेंस में समझाती हूँ यहाँ पर कि दो पार्टीज होती हैं एग्रीमेंट में। हम यह कहेंगे कि यहाँ पर जो कंसेंट ली गई है किसी एक पार्टी की वो अनडू इन्फ्लुएंस के तहत ली गई है, पर कब कहेंगे? जब वहाँ पर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन में है और जो पार्टी डोमिनेट पोजीशन में है उसने अपनी इस पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज गेन किया है। अभी हमने बात यहाँ पर डोमिनेट पोजीशन की करी थी। यहाँ पर यह कैसे पता चलेगा कि कोई एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन में है? इस बात का आंसर भी इसी एक्ट के सेक्शन 16 में ही दिया गया है। वेयर ही होल्ड अ रियल और एपियंट ऑथोरिटी ओवर द अदर। बहुत सिंपल एग्जाम्पल समझिए इसका, जैसे कि ए एक मास्टर है और बी उसका सर्वेंट है। जो यहाँ पर सर्वेंट है उसके पास में एक स्कूटर है। स्कूटर की कीमत सपोज करो 30,000 रुपये मान लेते हैं, 30,000 रुपये है, लेकिन जो मास्टर है वो यहाँ पर केवल 5,000 रुपये में ही उसका स्कूटर खरीद रहा है। अभी हमने क्या कहा था कि अनडू इन्फ्लुएंस के तहत अगर कंसेंट है तो ये कैसे पता चलेगा? दोनों पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन में होनी चाहिए और इस एग्जाम्पल में साफ पता चल रहा है कि जो मास्टर है वो डोमिनेट पोजीशन में है, प्लस वो यहाँ पर अपनी इस पोजीशन का गलत यूज़ कर रहा है और इस तरह से वो एक अनफेयर एडवांटेज ले रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूटर 30,000 रुपये का था जिसको वो 5,000 रुपये में खरीद रहा है। इससे पता चल रहा है यहाँ पर कि जो मास्टर है उसकी पोजीशन डोमिनेट पोजीशन में मानी जा रही है। अगर पार्टीज़ के बीच में फिड्यूसरी रिलेशनशिप होते हैं तो यह भी कहीं ना कहीं एक पार्टी को डोमिनेट पोजीशन में ला सकती हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फिड्यूसरी रिलेशन का मतलब क्या होता है। ऐसे रिलेशन जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट पर बेस होते हैं। मैंने यहाँ पर इनके कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, जैसे कि सोलिसिटर और क्लाइंट, ट्रस्टी, बेनिफिशरी, मेडिकल अटेंडेंट एंड पेशेंट, और भी कई एग्जाम्पल होती हैं। मैं और सिंपल तरीके समझाती हूँ। सपोज़ करो ए एक डॉक्टर है और बी उसका पेशेंट है। यहाँ पर जब डॉक्टर ने उसका इलाज करा है तो पेशेंट से उसने अनरीजनेबल फीस दी है। ऑफकोर्सली पता चल रहा है कि जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन है वो कैसा माना गया है? फिड्यूसरी। ऐसा रिलेशन जो कि कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट पर बेस होता है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन होता है वो ऑफकोर्सली कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट पर बेस होता है, जिसका यहाँ पर डॉक्टर डोमिनेट पोजीशन में है ऑफकोर्सली, और वो अपनी इस पोजीशन का यहाँ पर इस एग्जाम्पल में फ़ायदा उठा रहा है और अनरीजनेबल फीस गेन कर रहा है बी से। तब यहाँ पर जो बी की कंसेंट है इस तरह से अनरीजनेबल फीस देने के मामले में, वो ऑफकोर्सली पता चल रहा है कि अनडू इन्फ्लुएंस के तहत ली गई है। इसलिए यहाँ पर ऐसा माना गया था कि डॉक्टर डोमिनेट पोजीशन में मानेगा। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के संग कोई एग्रीमेंट करता है जो कि अपनी मेंटल कैपेसिटी जिसकी मेंटल कैपेसिटी उसकी एज की वजह से या उसकी बीमारी की वजह से तकलीफ़ में है, तो ऐसे में जो व्यक्ति इस प्रकार का एग्रीमेंट कर रहा है वो व्यक्ति यहाँ पर डोमिनेट पोजीशन माना जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट का एग्जाम्पल भी आ जाएगा। जैसे कि जो डॉक्टर है उसे पता है कि जो उसका पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एजेड है और बहुत बीमार है, और इसका फ़ायदा उठाकर उसने जो फ़ीस ली है वो अनरीजनेबल उससे फ़ीस ली है। तो अभी यहाँ पता चल रहा है कि जो पेशेंट की सहमति ली गई है वो भी अनडू इन्फ्लुएंस के बेस पर ही ली गई है। सेक्शन 16 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखने की यह होती है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है।
मतलब कौन ये साबित करेगा कि जो कंसेंट है वो अनडू इन्फ्लुएंस के तहत है। इसमें एक बात हमेशा याद रखना, लैंग्वेज देख लो, बहुत सिंपल है। द बर्डन ऑफ प्रूफ डेट सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाई अनडू इन्फ्लुएंस शैल लाई अपॉन द पर्सन इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर होगा जो कि डोमिनेट पोजीशन में होता है। यहाँ पर उसको ही साबित करना होगा कि वो साबित करे कि उसने अनफेयर एडवांटेज गेन नहीं किया है। ये सेक्शन 16 के एक मेन एसेंशियल भी माना जाता है। अब हम बात यह करेंगे कि अगर पार्टीज़ की कंसेंट अनडू इन्फ्लुएंस के तहत ली गई है तो उसका रिजल्ट क्या होगा। उसका आंसर आपको इसी एक्ट के सेक्शन 19A में देखने को मिलेगा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वेयर कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनडू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज्ड। आंसर मिल चुका होगा कि अगर कंसेंट अनडू इन्फ्लुएंस के तहत ली गई है तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल माना जाता है। इसके साथ ही एनी सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेट असाइड आइदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी हु वॉज एंटाइटल्ड टू अवॉइड इट हैज़ रिसीव्ड एनी बेनिफिट देयर अंडर। इसका एग्जाम्पल और देख लीजिए आप। इसमें एक ए है, मनी लेंडर है। एग्जाम्पल में साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर ए है वो एक साहूकार है, उसकी तरफ से जो 100 रुपये थे वो बी को उधार में दिए गए थे। यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा ब्याज लगा दी है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा दिया था उसने, और इस आधार पर उसने उसकी सहमति ली थी उसको 100 रुपये देने के मामले में। ऑफकोर्स ये पता चल रहा था कि अनडू इन्फ्लुएंस के तहत मामला आ रहा था, क्योंकि साहूकार जो है मनी लेंडर वो बी से डोमिनेट पोजीशन रखता है और उसने यहाँ पर अनफेयर एडवांटेज गेन किया है। ऐसे में इस बात को लेकर जो बात तय हुई है, इतनी अधिक ब्याज दर की बात यहाँ पर, तो वो अपने आप में ही अनडू इन्फ्लुएंस के तहत आएगी और उसे वॉइडेबल माना जाएगा उसे। और यहाँ पर कोर्ट जो है उसे सेट असाइड करने का भी आदेश दे सकती है पूरे मामले को। और इसके साथ ही एक बात ज़रूरी जो होगी वो यह होगी कि यहाँ पर जो बी है उसने 100 रुपये तो प्राप्त करे हैं, 100 रुपये का तो बेनिफिट हुआ है उसको, तब यहाँ पर उसको जो भी उचित ब्याज दर होगी उसके आधार पर उसको 100 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। और इसी बात को इस एग्जाम्पल में भी लिखा गया है, द कोर्ट में सेट असाइड द बॉन्ड ऑर्डरिंग बी टू रीपे ₹100 विथ सच इंटरेस्ट एज मे सीम जस्ट। और इसी बात को यहाँ पर सेक्शन 19A में बताया भी गया है। यहाँ पर जो हमने इसमें बताया है डोमिनेट पोजीशन, तो इसका मतलब यह होगा यहाँ पर कि कोई जो एक पार्टी होगी एग्रीमेंट में वो ऐसी कंडीशन में होगी कि वो अदर पार्टी की जो विल है, जो उसकी इच्छा है अदर पार्टी की, वो उसको डोमिनेट करने की पोजीशन में होगी, वो अदर पार्टी की विल को इफेक्ट करने की पोजीशन में होगी। उसे ही हमने यहाँ पर डोमिनेट पोजीशन में माना है।